फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो म्यूजिक टीचर बनने की चाह रखते हैं, ये चैनल स्पेशली उनके लिए है। ये चैनल उनके लिए भी लाभकारी होने वाला है जो बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएसन, पोस्ट ग्रेजुएसन या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये चैनल काफ़ी लाभ देने वाला है। तो चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर करें। अब हम आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है संगीत। पिछली सारी वीडियो में मैंने कुछ परिभाषाएं आप लोग को बता दी है, तो आज भी जो हमारे राग से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, हम केवल आज उसी का एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग उसको सुन करके उसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि राग क्या चीज़ है। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों से निर्मित व सुंदर रचना जो हमको सुनने में अच्छा लगे, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे, हम उसे राग कहते हैं। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों से निर्मित व सुंदर रचना जो हमको सुनने में अच्छा लगे, जो हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करे, हम उसको राग कहते हैं। अब राग में जो होता है, आरोह होता है, अवरोह होता है, पकड़ होता है, वादी, समवादी, न्यास स्वर, अंश स्वर, ये सारे के होते हैं। तो सबको मैं एक एक करके बारी बारी से आप सभी को बताने वाला हूँ। अब आरोह क्या होता है? स्वरों के नीचे से ऊपर चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, यानी ये नीचे से ऊपर गया तो इसको हम जो है आरोह कहेंगे। अब इसका उल्टा आता है अवरोह। स्वरों के ऊपर से नीचे के आने के क्रम को हम जो है अवरोह कहते हैं। जैसे सा नी ध प म ग रे सा, नीचे ऊपर से जब नीचे स्वर आता है तो उसे हम अवरोह कहते हैं। इसके बाद आपका आता है पकड़। पकड़ क्या चीज़ है? वह छोटा स्वर समुदाय जिसको गाने से किसी राग के होने का पता चले या किसी राग का बोध होता है, उसे हम पकड़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हो कि राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर समूह को हम जो है पकड़ कहते हैं। पकड़ के बाद आपका आता है वादी स्वर। वादी स्वर क्या चीज़ है? वादी स्वर को जीव स्वर या अंश स्वर भी कहा जाता है। वादी स्वर वह होता है जो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, उसे हम वादी स्वर कहते हैं। राग में उसे राजा का दर्जा दिया जाता है। वादी के बाद आपका आता है समवादी स्वर। राग में वादी स्वर के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर आता है, यानी वादी स्वर के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, उसे हम समवादी स्वर कहते हैं। इसे राग में जो है मंत्री का दर्जा दिया जाता है। वादी और समवादी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग के लिए है कि वादी और समवादी के बीच में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्वरों का अंतर होता है। जैसे मान लो आपका वादी स्वर आपका रे है, तो अगर 3 स्वर का अंतर होगा तो समवादी स्वर आपका पा हो जाएगा, और अगर 4 स्वर का अंतर होगा तो समवादी स्वर आपका धा हो जाएगा। तो वादी स्वर में आपका कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्वरों का अंतर होगा। अगर श्रुति अंतर आप लोग जानते हैं तो श्रुति अंतर कम से कम जो है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 श्रुतियों का अंतर होता है। भरत, मतंग और दतिल ने जो है कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 श्रुतियों का अंतर माना है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो है संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित सारंग देव जो है वो 8 और 12 श्रुतियों का अंतर मानते हैं। कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 श्रुतियों का अंतर मानते हैं। तो ये हो गया आपका वादी और समवादी। अब आपका आता है अनुवादी स्वर। वादी और समवादी के बाद जो स्वर बचते हैं राग में, उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। वादी और समवादी स्वर के बाद जो स्वर बचते हैं राग में, उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। अनुवादी स्वर को राग रूबी राज्य का प्रजा या सेवक माना जाता है। वादी, अनुवादी, वादी, समवादी और अनुवादी स्वर। विवादी स्वर क्या चीज़ होता है? ऐसे स्वर जिसको गाने से राग के स्वरूप में विकार उत्पन्न होने लगे या राग का स्वरूप बिगड़ने लगे, उसे हम विवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर को दुश्मन स्वर के नाम से भी जाना जाता है। विवादी स्वर का यूज जो हम कभी कभी करते हैं राग में रंजकता को बढ़ाने के लिए। अचानक राग में जो है रंजकता को बढ़ाने के लिए अगर हम ज़्यादा समय तक विवादी स्वर का यूज करेंगे तो राग का स्वरूप जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। विवादी स्वर के बाद वर्जित स्वर। वर्जित स्वर क्या होगा? वर्जित स्वर जैसा कि आप लोग जानते हो, वर्ज मतलब जिसको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए।
ऐसे स्वर जिसको हम पूरी तरीके से छोड़ देते हैं उसे हम वर्जित स्वर कहते हैं। जैसे आप राग वृंदावनी सारंग को ले लीजिए। राग वृंदावनी सारंग के आरोह और अवरोह में हम क्या करते हैं, गा और धा स्वर को जो है पूरी तरीके से हम जो है छोड़ देते हैं। तो यानी ये वृंदावनी सारंग का वर्जित स्वर हो जाएगा गा और धा। उसी तरीके से आप राग खमाज को ले लीजिए। राग खमाज में आप आरोह में रे स्वर को छोड़ देते हैं और अवरोह में सातों स्वर को प्रयोग करते हो। तो यानी ये जो रे स्वर है वो आरोह में क्या हो जाएगा, वर्जित स्वर माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वर्जित स्वर के बारे में समझ में आ गया होगा। सरगम, सरगम क्या चीज़ होता है? स्वरों के क्रमानुसार चलन को हम जो है सरगम कहते हैं। क्रमानुसार यानी जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा के बाद माँ के बाद पा के बाद धा के बाद नी के बाद फिर आपका तार सप्तक का सा आ जाएगा। उसे हम जो है सरगम कहते हैं। सरगम में सारे स्वर जो होंगे एक एक बार आएंगे, वो भी अपने क्रम में होंगे। उनका जो है क्रम बिगड़ेगा नहीं, क्रम से ऊपर जाना और क्रम से नीचे आना, इसको हम जो है सरगम कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक बार फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि स्वरों के क्रमानुसार चलन को हम सरगम कहते हैं। सरगम के बाद आपका अलंकार क्या चीज़ है? स्वरों के उलट पुलट कर गाने को हम जो है अलंकार कहते हैं, या दूसरे शब्दों में स्वरों के नियमानुसार चलन को हम जो है अलंकार कहते हैं। सरगम में क्या फ़र्क होता है? सरगम आप लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया स्वरों के क्रमानुसार चलन को आप सरगम कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, यानी इसमें स्वरों का जो है चलन है वो सीधा है, कहीं उल्टा पलटा नहीं गया है। लेकिन जब स्वरों के जो है उलट पलट के गाएंगे तो वो आपका अलंकार हो जाएगा, या किसी नियम के तहत गाएंगे। जैसे एक स्वर छोड़ेंगे तो तीसरा स्वर, पहले स्वर के बाद दूसरा छोड़ के तीसरा स्वर, तीसरे के बाद चौथा छोड़ के पांचवा स्वर गाएंगे। इस तरीके से अगर किसी नियम के साथ अगर हम गाते हैं, स्वरों को किसी नियम के अनुसार हम गाते हैं तो आपका हो जाएगा अलंकार। या दूसरे शब्दों में स्वरों को अगर हम उलट पलट करके भी गाते हैं तो उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा, यानी इसमें एक नियम हम फॉलो करते हैं। सा के बाद गा के बाद रे के बाद माँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को अलंकार और सरगम के दोनों के बीच का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। तो पलटा के बाद अब आपका आता है जो है कर्ण स्वर। कर्ण क्या होता है? स्वरों को गाते समय किसी स्वर के आगे या पीछे के स्वर को अगर हम स्पर्श कर लेते हैं तो उसे हम कर्ण कहते हैं। किसी स्वर को गाते समय उसके आगे अथवा पीछे के स्वरों को भी अगर हम स्पर्श कर लेते हैं, स्पर्श मात्र करने को ही हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मीड़। मीड़ क्या है? एक स्वर से दूसरे स्वर पर इस प्रकार जाने की क्रिया को मीड़ कहते हैं कि दोनों स्वरों के बीच में कोई रिक्त स्थान ना बचे। एक स्वर से दूसरे स्वर पर अटूट जाने की, यानी बिना जगह बचे हुए जाने की क्रिया को हम जो है मीड़ कहते हैं। आता है मीड़ के बाद खटका। खटका क्या चीज़ है? इसके बाद आपका आता है खटका। खटका क्या होता है? चार या चार से अधिक स्वरों की एक गोलाई बनाते हुए अगर हम उसका द्रुत लय में प्रयोग करते हैं, द्रुत गति में प्रयोग करते हैं तो उसे हम खटका कहते हैं। ध्यान दीजिए, चार या चार से अधिक स्वरों को जब हम एक गोलाई बनाते हुए द्रुत लय में प्रयोग करते हैं तो उसे हम खटका कहते हैं। खटका मुर्की। मुर्की क्या चीज़ है? तीन स्वरों की एक गोलाई बनाते हुए जब हम उसे द्रुत लय में प्रयोग करते हैं तो उसे हम मुर्की कहते हैं। खटका और मुर्की में अंतर यही है कि खटका में चार या चार से अधिक स्वर होते हैं, लेकिन मुर्की में जो होता है केवल 3 स्वर होता है। आता है गमक। गमक क्या चीज़ है? स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण को हम गमक कहते हैं। जैसे आप लोग देखो कई कलाकार क्या करते हैं कि जो है स्वरों को काफ़ी भारी कर लेते हैं, गाते समय अपनी आवाज़ को भारी कर लेते हैं, तो उसे हम गमक के अंतर्गत ही रखते हैं। गमक पे हम एक आपको स्पेशल वीडियो बना करके देंगे। हमारे उत्तर भारतीय जितने गमक हैं और साउथ इंडियन में जो गमक के प्रकार यूज किए जाते हैं उस पर हम एक अलग से वीडियो आप सभी को बना करके देंगे। उसके बाद आपका आता है अवयव। अवयव क्या चीज़ होता है? जो गीत हम गाते हैं उसके कुछ भाग होते हैं, उन्हीं भाग को हम अवयव कहते हैं। गीत के भाग को हम अवयव कहते हैं। वैसे तो सारे गीत में 2 ही भाग होते हैं, एक अस्थाई होता है, दूसरा अंतरा होता है।
केवल ध्रुपद ही एक ऐसा गीत का प्रकार है जिसमें 4 भाग होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। तो हम ये अलग अलग जो भाग होते हैं इनको हम अवयव कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और वीडियो से आप सभी लोग जो है लाभ उठाएंगे। हमारे अगली वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।